जय हिंद दोस्तों। धर्मेंद्र तिवारी लैब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया था पिछली क्लास में। और आज हम लोग विशेष रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने क्या महत्वपूर्ण निर्णय दिए, क्या फैसले दिए, उनके विषय में अध्ययन करेंगे। लेकिन हमने पिछली क्लास में जो कुछ भी अध्ययन किया है, एक बार उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम इसके विषय में अध्ययन करते हैं। तो हमने बताया था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी, उसे संविधान सभा में प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, प्रस्तुत किया। और उस प्रस्तावना को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया, पारित कर दिया, अर्थात अपना लिया। पारित कर दिया का मतलब अपना लिया, मान लिया उसे कि भारतीय संविधान की यही प्रस्तावना होगी। और उसी प्रस्तावना के विषय में हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे। और वो जो प्रस्तावना थी, उसमें 3 बातों को क्या किया गया था, उसमें संशोधन किया गया। 42वां संविधान 1976 के द्वारा उस प्रस्तावना में संशोधन करके जो है उसे परिवर्तित किया गया। तो हम उसके विषय में भी परिवर्तित प्रस्तावना के विषय में अध्ययन करेंगे। तो वो 3 परिवर्तित शब्द कौन से हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? वो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। वो कौन कौन से हैं? पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये 3 शब्द संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़े गए। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या हमने बताई थी, तो एक बार उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। प्रस्तावना में क्या लिखा है, क्या है प्रस्तावना? तो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर मिति मार्गशी 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अपनी इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये यथा संशोधित प्रस्तावना है जो हमने आपको बताया। और इसमें हमने आपको बताया था कि संपूर्ण प्रभुत्व, संप्रभुत्व का मतलब होता है भारत किसी दूसरे देश का अधीन शासन नहीं करेगा, अधीन नहीं है। भारत स्वयं शासन करेगा। भारत किसी दूसरे देश के अधीन शासन नहीं करेगा। भारत किसी दूसरे देश का अधिराज्य नहीं है, किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है। ये है संप्रभुत्व का मतलब। और समाजवादी का मतलब मैंने बताया था, भारत जो है समाजवादी में समाज में विश्वास रखता है, अर्थात सार्वजनिक रूप से और पूंजीवादी दोनों है। भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थात वहां पर सार्वजनिक और पूंजीवादी दोनों है, इसलिए भारत समाजवादी में विश्वास करता है। और पंथ निरपेक्ष, भारत की सरकार का कोई भी धर्म नहीं है, उसका कोई भी धर्म नहीं है। भारत की सरकार को सभी धर्मों को समान जो है वो भारत की सरकार को सभी धर्मों का समान समर्थन प्राप्त है। किसी सरकार का कोई भी धर्म नहीं है, इसी को बोलेंगे पंथ निरपेक्ष। अर्थात किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी सरकार, किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी। भारत की सरकार पंथ निरपेक्ष है, उसका कोई भी धर्म नहीं है। और हमने इसी में बताया था लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब होता है भारत में शासनाध्यक्ष का चुनाव होता है, जिसमें सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। सत्ता की सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है। जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुन लेती है और एक निश्चित कार्य के लिए अगर वो प्रतिनिधि अपने दायित्वों को निर्वहन करने में सफल नहीं होता, तो अगले 5 वर्ष के बाद उस प्रतिनिधि को हटाकर किसी दूसरे नए प्रतिनिधि को चुन के भेज देती है। तो सर्वोच्च शक्ति जनता
के हाथों में क्या है, समाहित है। यही है लोकतंत्रात्मक। और गणराज्य का मतलब होता है जहां पर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, हम या प्रत्यक्ष का मतलब सामने से डायरेक्ट वोटिंग देके, या अप्रत्यक्ष का मतलब अपने प्रतिनिधि के माध्यम से हम जो है राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गणतंत्रात्मक राष्ट्र। तो भारत दोनों है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, दोनों है। और भारत में 3 प्रकार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है कि आप सामाजिक रूप से किसी भी प्रकार के आपको न्याय मिलेगा, आपको समाज में समान न्याय मिलेगा, गरीब अमीर किसी की भी प्रकार से आपको आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। धर्म, लिंग, मूल वंश, स्थान या भाषा के आधार पर आपसे समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अमीर और गरीब के हिसाब से आर्थिक रूप से आपसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। और राजनीतिक का मतलब होता है आप राजनीति में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश कर सकते हैं, आप राजनीति में वोटिंग डालने का आपको पूरा अधिकार है। ये है 3 प्रकार के न्याय की बात। और भारतीय संविधान में 5 प्रकार के, हमने बताया था किसकी बात की गई है, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। और कौन कौन सी, विचार, हमारे मन में जो थॉट आ जाता है, जो सोच आ जाता है, जब कोई बात हम सोचते हैं या कुछ विचार कर सोचते हैं, मन में कोई बात आ जाती है, तो वही क्या है, विचार है। और वही विचार जब हम प्रकट कर देते हैं तो वही क्या हो गया, अभिव्यक्ति। मन में किसी चीज, किसी बात को सोच लेना, समझ लेना, वो विचार है। और उसी विचार को प्रकट कर देना क्या है, अभिव्यक्ति है। तो हम जब कोई चीज बोल देते हैं, प्रकट कर देते हैं, तो अभिव्यक्त की आजादी है। तो स्वतंत्र विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, हम किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं, हम अपने मन से स्वेच्छा से हमें किसी पर भी विश्वास करने का की स्वतंत्रता प्राप्त है। और धर्म, हम अपने अंतःकरण से, अंतःकरण का मतलब मन से, स्वेच्छा से, हम स्वेच्छा से किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं, मान सकते हैं, हमें किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। हाँ, यदि कोई जो है इन्फोर्स करके आपको जबरदस्ती किसी धर्म को मनवा रहा है, तो वहां पर उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यदि कोई जो है वहां पर क्या न्यायालय में जाके रिट दायर करे, याचिका दायर करे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो स्वेच्छा से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हिंदू धर्म, चाहे आप इस्लाम धर्म, चाहे सिख, चाहे ईसाई, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया। और उपासना, उपासना का मतलब होता है पूजा करना, प्रेयर करना, प्रार्थना करना। तो हम किसी की भी प्रेयर कर सकते हैं, किसी की भी प्रार्थना कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। हम चाहे ब्रह्मा की पूजा करें, चाहे हम विष्णु की करें, चाहे हम ईसा मसीह की करें, चाहे हम दुर्गा की उपासना करें, या हम जो है क्या कहते हैं गौतम बुद्ध की उपासना करें, महावीर स्वामी की उपासना करें, हजरत मोहम्मद साहब की उपासना करें, हमें स्वेच्छा से, मन से हम किसी की भी उपासना कर सकते हैं। हमें ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार हमें ये 5 प्रकार की क्या प्राप्त है, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। हमें 2 प्रकार की समता प्रस्तावना देती है। समता का मतलब समानता, हमें 2 प्रकार की समानता दी गई है प्रस्तावना के अनुसार। कौन कौन सा, प्रतिष्ठा, हमारी प्रतिष्ठा का मतलब सम्मान, गरिमा, है ना। तो हमारी जो प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान है ना, वो कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता, हमें अपमानित समाज में नहीं कर सकता। यदि वह कोई व्यक्ति अपमानित करता है, अपमानित करता है या सम्मान पर ठेस पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यह हमारे संविधान की प्रस्तावना के अनुसार हमें क्या है, समानता। हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा समान है, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबकी प्रतिष्ठा सम्मान क्या है, बराबर है, किसी का ज्यादा कम नहीं है। तो ये हो गया प्रतिष्ठा। अवसर का मतलब होता है हम किसी भी क्षेत्र में अपने अवसर तलाश सकते हैं, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो क्या कहते हैं खेल प्रतियोगिता में हो, चाहे वाद योग प्रतियोगिता में हो, किसी भी क्षेत्र में हम अपना अवसर तलाश सकते हैं। तो इस तरीके से हमें संविधान में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार के किसकी बात की गई, समानता की या समता की। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 2 बार भारत शब्द प्रयोग हुआ है। कैसे, हम भारत के लोग, भारत को 2 बार भारत शब्द प्रयोग हुआ है। और अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन कब हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा।
और इस तरीके से हमने आपको बताया किस तरीके से हमारे संविधान को बेहतर तरीके से संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया और उसे जब संविधान लागू हुआ तो उसी वक्त प्रस्तावना भी क्या हो गया, लागू हो गया। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन पारित कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हुआ। तो इन सब के विषय में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था और हमने आपको बताया था कि जो हमारा प्रस्तावना है वो प्रस्तावना जो है संविधान के सार को पूरे सार संदर्भित करता है, व्याख्यात करता है। संविधान का सारांश पूरा किसमें समाहित है? प्रस्तावना में। यदि आपने प्रस्तावना पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपको पूरा संविधान आपने सारांश रूप से, संक्षिप्त रूप से आपने क्या किया? अध्ययन कर लिया। तो संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान की क्या है? सारांश है, कुंजी है। जैसे आप ताला खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ती है, तो वैसे ही प्रस्तावना अगर आपने पढ़ लिया तो समझ लिए पूरी चाबी है प्रस्तावना संविधान की। तो आप पूरा संविधान समझ लीजिए खोल लिया, आप पूरा संविधान के बारे में जान लिए यदि आपने प्रस्तावना पढ़ लिया। तो प्रस्तावना प्रत्येक व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको प्रस्तावना पता है तो संविधान में मूल तत्व, जो मूल बातें जो हैं, निहित हैं, वो सारी बातें प्रस्तावना ही क्या कर देता है? संदर्भित कर देता है, व्याख्यात कर देता है। अब हम बात करेंगे कि प्रस्तावना जो है, इसे प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्द हैं, ये कहाँ से आए हैं? तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्द, राजनीतिक न्याय, ये 3 शब्द ये जो आए हैं वो रूसी क्रांति से आए हैं। 1917 में रूस में क्रांति हुई थी और उस क्रांति में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई थी उस क्रांति में। तो उसी क्रांति से इस शब्द को क्या कर दिया गया है? उठा लिया गया है। कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन सी क्रांति? रूसी क्रांति 1917 से, वहां से लिया गया। और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता शब्द आया है, और समता, समता मतलब समानता, और बंधुत्व, हमने भी प्रस्तावना सुनाया तो उसमें समता और कौन सा? स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द जो है ये आया है कहां से? फ्रांस की क्रांति से आया है। फ्रांस में क्रांति हुई थी तो वहां पर फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता की बात की गई थी, फ्रांस की क्रांति में समानता की बात की गई थी, फ्रांस की क्रांति में और किसकी बात की गई थी? तो यहाँ पर किसकी बात की गई थी? बंधुता, भाईचारे की। तो प्रस्तावना में जो जो फ्रांस की क्रांति है उसमें जो है बात की गई थी कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र है, स्वतंत्रता की बात की गई थी, व्यक्ति को समान रूप से अवसर प्राप्त हो, समान हो, समाज में समान प्रतिष्ठा हो, और तीसरी बात जो की गई थी बंधुता, सब में भाईचारा हो, प्रेम व्यवहार हो, प्रेम सौहार्द हो। ये बातें जो है कहां से? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, जो 1789 से प्रारंभ हुई थी और 1799 तक फ्रांस की क्रांति चली थी। तो 1789 से 1799 तक फ्रांस की क्रांति हुई और उस फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द आया। उस स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या कर लिया गया? उद्धृत कर दिया गया, उसमें उल्लिखित कर दिया गया। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में, और समस्त जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अनुसार शक्तियों का समस्त केंद्र बिंदु, समस्त स्रोत किसके अंदर समाहित है? तो हम भारत के लोग। प्रस्तावना में पहले ही कहा गया, कौन? हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग कौन? जो भारत के नागरिक हैं। तो प्रस्तावना के अनुसार शक्तियां, समस्त संविधान के अधीन समस्त शक्तियां किसमें निहित हैं? तो जनता में निहित है, भारत के लोगों में। भारत के लोग, समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन है? भारत के लोग। तो यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए प्रस्तावना में समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन है? हम भारत के लोग। समस्त शक्तियां भारत के लोगों के अंदर क्या है? समाहित हैं। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संविधान संशोधन हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में क्या किया गया? जोड़ा गया। ठाकुर दास भार्गव ने कहा था प्रस्तावना जो है संविधान की क्या है? आत्मा। ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या बताया? संविधान की आत्मा। जिस प्रकार शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो शरीर बेकार हो जाती है, निर्जीव हो जाती है, उसमें किसी प्रकार का जान नहीं रह जाता, शरीर
का कोई महत्व नहीं रहता बिना आत्मा के। वैसे ही अगर संविधान में प्रस्तावना ना हो तो संविधान का कोई महत्व नहीं है, निर्जीव है, अर्थात वो किसी प्रकार का उसका अस्तित्व नहीं है। तो ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा संविधान की प्रस्तावना को? आत्मा। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा? आत्मा। वहीं पर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने कहा संविधान की जन्म कुंडली है, अर्थात संविधान की पूरी कुंडली कौन बना के रख देता है? तो कौन? प्रस्तावना। अगर आपने प्रस्तावना पढ़ लिया तो पूरी संविधान की कुंडली खंगाल देगा, आपको पूरी संविधान के बारे में आपको वर्णन कर देगा। कौन? प्रस्तावना। तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने कहा प्रस्तावना संविधान की क्या है? जन्म कुंडली है। ठाकुर दास भार्गव ने कहा संविधान की आत्मा है प्रस्तावना, और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि संविधान को खोलने, जैसे ताले को खोलने के लिए चाबी या कुंजी की जरूरत होती है, वैसे प्रस्तावना अगर आपको संविधान खोलना है तो आप प्रस्तावना पढ़ लीजिए, पूरा आपको पूरे संविधान के बारे में वर्णन प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही संविधान को क्या कहा गया? प्रस्तावना को कुंजी कहा गया। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या था। प्रस्तावना पर सर्वोच्च न्यायालय के 3 निर्णय महत्वपूर्ण है। 3 निर्णय आए थे। पहला निर्णय आया था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957। दूसरा आया था बेरुवाड़ीवाद 1960। तीसरा आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये 3 फैसले हैं प्रस्तावना के अंतर्गत, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला फैसला जो आया था कौन सा? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, अर्थात भारत संघ अर्थात केंद्र के खिलाफ मदन गोपाल ने क्या किया था? रिट दायर की थी, याचिका दायर की थी, और उसमें उन्होंने क्या कहा था कि प्रस्तावना के बारे में वहां पर उल्लेख किया था। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 1957 में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में, फैसले में ये बात निकल के आई कि प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात प्रस्तावना को लागू नहीं कराया जा सकता, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? प्रस्तावना को लागू नहीं कराया जाता, प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अर्थात यदि कोई नागरिक या सरकार प्रस्तावना का अनादर करता है तो उस प्रस्तावना की रक्षा के लिए हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं, हम न्यायालय की मदद नहीं ले सकते, हम न्यायालय की सहायता नहीं ले सकते हैं। अर्थात न्यायालय के द्वारा जो है प्रस्तावना को लागू नहीं कराया जा सकता, चाहे कोई व्यक्ति प्रस्तावना का अनादर करे या कोई सरकार ही प्रस्तावना का अनादर करे, तो उसकी रक्षा के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। इसीलिए कहा गया प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय का मतलब उसे लागू नहीं कराया जा सकता। फोर्स करा के सुप्रीम कोर्ट से जो है फैसला लेके फोर्स करा के हम उसे लागू नहीं करा सकते। ये कब फैसला आया? मदन गोपाल, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में कहा गया प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, उसे लागू नहीं कराया जा सकता। फिर उसके बाद कौन सा? बेरुवाड़ीवाद 1960। बेरुवाड़ीवाद 1960 में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग या अंग नहीं है, प्रस्तावना को संविधान का अंग ही नहीं माना। कौन? बेरुवाड़ीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का क्या नहीं है? भाग नहीं है, अर्थात अंग नहीं है, और इसलिए प्रस्तावना में विधायिका संशोधन नहीं कर सकती। विधायिका का मतलब संसद या विधानमंडल। संसद में कौन सा होता है? राज्यसभा, लोकसभा, है ना? तो राज्यसभा तथा लोकसभा किसमें प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग नहीं है। किसमें कहा गया? किस? बेरुवाड़ीवाद 1960 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग नहीं है, इसलिए विधायिका अर्थात संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार का उसमें संशोधन नहीं कर सकती। ये 1960 में कहा गया। और फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग है। क्या मान लिया गया? प्रस्तावना को संविधान का अंग या भाग मान लिया गया। प्रस्तावना
संविधान का अंग या भाग है। और सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के लिए किसका फैसला दिया? तो वहां पर फैसला दिया कि प्रस्तावना जो है बेसिक स्ट्रक्चर है ना, मूल सिद्धा, मूल ढांचा किसका? किसका? संविधान का। प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है। मूल ढांचा का सिद्धांत जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया। जिस प्रकार शरीर में स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, शरीर को एक बेहतर आकृति, सुंदर आकृति प्रदान करता है। यह शरीर से कोई भी हड्डी टूट जाए या निकल जाए तो अंग भंग हो जाता है, सुंदरता में कमी आ जाती है, उसकी आकृति आकार में कमी आ जाती है। उसी प्रकार यदि प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन करके कोई शब्द या कोई चीज निकाल दिया जाए तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से शरीर से कंकाल के में से कोई एक हड्डी निकल जाए तो उसके आकृति या सुंदरता में कमी आ जाती है, बनावट में कमी आ जाती है, तो उसी प्रकार से प्रस्तावना को कहा कि मूल ढांचा है। अगर ढांचे में से कोई शब्द निकाल लिया गया तो वो क्या हो जाएगा? उसमें कमी आ जाएगी, उसकी सुंदरता में कमी आ जाएगी, उसकी जो है जो डिफाइन करता है उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए वहां पर प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के फैसले में, निर्णय में कहा कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का मूल ढांचा है। उसमें विधायिका या संसद नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, कोई शब्द निकाल नहीं सकती उसमें से, है ना, कि कोई शब्द, मेन शब्द निकाल दिया, नकारात्मक संशोधन कर दिया, तो उसमें से नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है, बल्कि सकारात्मक संशोधन कर सकती है। ऐसा संशोधन कर सकती है जिससे जिससे संविधान की मजबूती, प्रस्तावना के मजबूतीकरण हो, प्रस्तावना का क्या हो? मजबूतीकरण हो, सुदृढ़ीकरण हो, प्रस्तावना और मजबूत हो, उसके लिए वहां पर संशोधन कर सकता है। अर्थात प्रस्तावना में सकारात्मक संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना में कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता, और ऐसा संशोधन कर सकते हैं जिससे मूल ढांचे में क्या हो? मजबूतीकरण हो, मूल ढांचे में विस्तार हो, उसका मजबूतीकरण हो, सुदृढ़ हो, ऐसा संशोधन किया जा सकता है, लेकिन नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इन सब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 3 फैसला दिया। कौन कौन सा? पहला फैसला, यूनियन ऑफ मदन गोपाल, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957, कहा कि प्रस्तावना, क्या कहा? प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, उसे लागू नहीं कराया जा सकता, चाहे कोई नागरिक अवहेलना करे या कोई, क्या कहते हैं, सरकार अवहेलना करे, उसके लागू नहीं कराया जाता। लेकिन 1960 के फैसले में, बेरुवाड़ीवाद 1960 के फैसले में क्या फैसला आया? कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है, भाग ही नहीं है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन कर ही नहीं सकती है। तो दूसरा फैसला हो गया। तीसरे फैसले में कहा गया कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के फैसले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या अंग है, इसलिए विधायिका उसमें क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। और कैसा संशोधन? सकारात्मक संशोधन, नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से 3 फैसले सर्वोच्च न्यायालय के इसमें दिए गए। अब हमने आपको एक पिछली क्लास में जो आप देखे होंगे वीडियो, तो उसमें हमने बताया था सरकार के अंग। सरकार के कितने अंग होते हैं? पिछली क्लास में बताया था सरकार के 3 अंग, उसी को बोलेंगे शासन के अंग या सरकार के। तो सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला कार्यपालिका, दूसरा कौन सा? सॉरी, पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका कौन सा? विधायिका, विधायिका भी मैंने बताया ना। दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा क्या बताया था? न्यायपालिका। तो सरकार के या शासन के कुल कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से? पहला विधायिका, विधायिका क्या होती है? विधायिका कानून बनाने वाली एक संस्था होती है। विधायिका का काम होता है कानून बनाना। विधायिका में कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद आती है। विधायिका में संसद आती है, और संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलके क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। तो कानून जो है बनाने वाली संस्था क्या कहलाएगी? विधायिका। और कौन से? संसद, संसद है, विधानमंडल है, ये सब क्या है? कानून बनाने वाली संस्था। विधायिका क्या होती है? कानून बनाने वाली संस्था होती है। और वो संस्था कौन सा? संसद हो गया, चाहे विधानमंडल हो गया। और कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानून को सुचारू रूप से चलाने वाली संस्था। कानून के अनुसार
कानून के अनुसार देश को चलाने वाली या राज्य को चलाने वाली संस्था क्या कहलाएगी? कार्यपालिका, है ना। कार्यपालिका को बोले एग्जीक्यूटिव और विधायिका को बोलेंगे लेजिस्लेटिव। विधायिका को लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? कानून के अनुसार देश या राज्य को चलाने वाली संस्था, उसे क्या बोलेंगे? विधायिका। तो विधायिका में आप देख लेंगे तो यहाँ पर आपके विधायिका में जैसे राज्य हो गया, भारत देश हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगी? एक संस्था आप समझ ले। भारत एक संस्था है, देश है, राज्य एक संस्था है, इस तरीके से संस्था समझ लीजिए। और तीसरा है न्यायपालिका, जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है कानून के अनुसार, अगर कानून में किसी भी प्रकार का, है ना, विचारों का जो वाद विवाद हो, उसका समाधान कौन करता है? तो न्यायपालिका। अर्थात कानून के अनुसार विवादों का समाधान कौन करता है? कानून के अनुसार विवादों का समाधान कौन करता है? न्यायपालिका का काम होता है कानून के विवादों का निपटारा करना। तो कार्यपालिका, विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। कार्यपालिका का काम होता है कानून को सुचारू रूप से चलाना, सुचारू रूप से व्यवस्थित देश में सुचारू रूप से उसको चलाने का काम। और न्यायपालिका का काम होता है कानून के अनुसार जो विवाद हो, उन विवादों का निपटारा करना, समाधान करना। ये किसका काम होता है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में आपका चाहे सत्र न्यायालय हो, जिला न्यायालय हो, चाहे आपका उच्च न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो, ये सब क्या है? विवादों का निपटारा करता है। तो इस तरीके से हमने आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बेहतर तरीके से, स्पष्ट तरीके से समझाया, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय क्या थे उसके विषय में, और प्रस्तावना में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी, इन सब के विषय में हमने अध्ययन किया। अब नए क्लास का वीडियो लेके आएंगे, भारतीय संविधान के निर्माण में विदेशी स्रोत क्या थे। भारतीय संविधान के निर्माण जब हुआ तो उसमें कौन कौन से देश से क्या क्या चीजें ली गई हैं, उसके विषय में हम नया वीडियो अपलोड करके ले आएंगे। तो तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। फिर से नए क्लास का वीडियो अपलोड करके आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। नमस्कार, टेक केयर।